नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बंदीकुई। इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों और विद्यजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है कि मैं अपने पिछले 3 जो पूर्ववर्ती व्याख्यान हैं उसमें इतिहास की जानकारी के स्रोत नामक विषय बिंदु पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इतिहास की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास मेरा जारी है। इसके लिए मैंने पूर्ववर्ती 3 व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं और इन 3 पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने इतिहास की जानकारी के लिए किसी तथ्य या घटना या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से साधन हैं, क्या स्रोत हैं या किन टूल्स का हम सहारा लें, इसको बहुत ही सरल और साधारण भाषा में समझने का प्रयास किया है। हमने बगैर किसी अतिशयोक्ति, व्यंजना या अलंकार के से इतर बिल्कुल एक सहज, सरल और सामान्य रूप से समझ में आने वाली या आत्मसात होने वाली भाषा के माध्यम से इस विषय बिंदु को समझने का प्रयास किया है। इस विषय बिंदु के अंतर्गत हमने देखा कि मैं आपको एक बार फिर से पुनः संक्षिप्त में रिमाइंड कर दूं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास में किसी तथ्य, घटना या ऐतिहासिक व्यक्तित्व या कथानक के बारे में जानकारी हम 3 साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पहला है भौतिक अवशेष, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का घटना या तथ्य के बारे में विवरण। मैंने अपने जो इतिहास की जानकारी के स्रोत भाग फर्स्ट नामक पूर्ववर्ती व्याख्यान में भौतिक अवशेष और पुरातात्विक स्रोतों पर विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी और बिल्कुल सरल और सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया था कि भौतिक अवशेष और पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है और भौतिक अवशेष पुरातात्विक स्रोतों में हम किन किन उप स्रोतों को शामिल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि भौतिक अवशेष और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम स्मारक, मृदभांड या विभिन्न प्रकार के बर्तन, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ और अनुभौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं। और दूसरे इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोत की चर्चा की थी और साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हुए हमने साहित्यिक स्रोत से आशय किससे है या साहित्यिक स्रोत के हम किसे कहें और साहित्य के स्रोत को इतिहास की जानकारी के स्रोत के साधन के रूप में रखने का हमारा उद्देश्य क्या है और साहित्यिक स्रोत का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें किन 2 भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा कि साहित्यिक स्रोत को हम सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है या उसका 2 तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें एक साहित्यिक स्रोत की प्रकृति होती है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अगर हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो हमने देखा था कि प्रशस्ति परक रचनाएं, जीवन चरित्र या वंशावली लेखन है वो गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, उसका एक अभिन्न अंग होते हैं। अब हम इतिहास की जानकारी के स्रोत के तीसरे बिंदु यानी युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का घटना या तथ्य के बारे में विवरण नामक साधन से आज अपने बात प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो इतिहास की जानकारी के स्रोत भाग 4 के तहत है और इसके अंतर्गत आज हम युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का घटना या तथ्य के बारे में विवरण अर्थात युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति इतिहास की जानकारी के बारे में किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकते हैं या किसी घटना या तथ्य के बारे में विवरण में समकालीन व्यक्ति या युगीन व्यक्ति से हमारा आशय क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और हम इस युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो हम इसका किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज हम इसी इतिहास की जानकारी के स्रोत के तीसरे साधन पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का किसी घटना या तथ्य के बारे में विवरण नामक इस बिंदु के अंतर्गत युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का आशय क्या है। युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का सीधा और सरल और सहज भाषा में अगर हम कहें तो जिस घटना या तथ्य से या ऐतिहासिक व्यक्ति या ऐतिहासिक पुरुष या कोई भी ऐतिहासिक कथानक है जिसके बारे में बात कही जा रही है उससे सीधा जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति
या उस समय का जो व्यक्ति है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने चीज़ों को बिल्कुल करीब से देखा है, जो उस समय विशेष से जुड़ा हुआ है, जो उस कालक्रम का साक्षी है या उस समय का एक प्रत्यक्षदर्शी है, उसका तात्पर्य हम युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति से हमारा आशय है। युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति वो होता है जिसने उन घटनाओं को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो किसी कही गई बातों पर विश्वास नहीं करता और जैसा उसने उस घटना या तथ्य के बारे में अपनी आंखों से देखा है या विचरण कर करके उसने उन चीज़ों का अवलोकन किया है या भ्रमण के माध्यम से उसने चीज़ों का अवलोकन किया है, उसको वो अपने साहित्य के माध्यम से बाद की पीढ़ियों के लिए या पब्लिक डोमेन में पहुंचाने का एक कार्य है वो करता है। युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति के अगर हम विवरण की बात करें, जिसे हम एक साहित्यिक विवरण भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का विवरण भी एक प्रकार से हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही रख सकते हैं। चूँकि साहित्यिक स्रोत की इतिहास की जानकारी के रूप में हम साहित्यिक स्रोत उस युग ये या उस तथ्य या घटना से सीधे जुड़े हुए न हो करके बाद के समय की साहित्यिक रचना को भी हमने साहित्यिक स्रोत में शामिल किया। और जैसे मौर्य काल की कोई घटना घटित हुई और मौर्य काल के बाद के समय के कम से कम 1000 साल के बाद में उससे संबंधित कोई भी साहित्यिक रचना की गई तो हम उसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति जो होता है वो सीधा उसी समय या उसी कालक्रम या उसी स्थान विशेष से समय विशेष की एक उपज होता है और वो उन घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी होता है। युगीन व्यक्ति अगर समकालीन व्यक्ति की मैं बात करूं तो मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देकर के अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री कहें या गुरु कहें वो कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई बात कही जा रही है और वो बात अगर कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा कही जा रही है तो हम कहते हैं कि वो युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था को या उसकी राजनीति को या उसके आचार विचार को या उसके व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखा। और कौटिल्य के जो रचना है जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो काफ़ी हद तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम कहें कि अगर बगैर सत्यता का परीक्षण कहें कि अगर अपनी बात प्रारंभ करें तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अन्य स्रोतों की अपेक्षा प्रामाणिक जानकारी हो सकती है। हम अभी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि वो जिस युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति जो किसी घटना या तथ्य के बारे में बात कर रहा है वो किस उद्देश्य से परिचालित होकर के या किस मंतव्य या किस दृष्टिकोण से या किस नीति स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने समय के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति होता है वो सीधा पर घटना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि समुद्रगुप्त के बारे में अगर हरिशेन कोई जानकारी दे रहा है तो वो हरिशेन युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। या अकबर के बारे में अगर अबुल फजल कोई जानकारी दे रहा है तो वो युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति की श्रेणी में आ रहा है। इसी के अंतर्गत हम जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर से आए हुए विभिन्न देशों के तीर्थ यात्रियों या विदेशी यात्रियों की बात करें, जिसमें हर्षवर्धन के समय में हिनसांग का आगमन हो या 7वीं शताब्दी में इत्सिंग का आगमन हो या 8वीं शताब्दी में कुछ जैसे कि सुलेमान जैसे अरब यात्री भारत में आए। और 4वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो फाहियान इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। और इसके बाद में महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी का भारत आगमन या 16वीं 17वीं शताब्दी में जैसे हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस है, टॉमस रो और जैसे यूरोपीय यात्रियों का आगमन है या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता का आगमन। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति की श्रेणी में हम रख सकते हैं। और युगीन व्यक्ति और समकालीन व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने भारत में आकर के या शासक और सत्ताधीश के संरक्षण में रह कर के या उसके राज दरबार में विचरण करके जिन चीज़ों को उसने देखा और जैसा उसने महसूस किया, जितनी उसकी समझ थी, जितना उसका दृष्टिकोण था और जिस उद्देश्य को लेकर के वो आया था,
उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर उसने एक साहित्यिक रचना की या अपने समकालीन शासक या सत्ता के बारे में अपने विचारों का प्रकटीकरण किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि युगीन व्यक्ति या समकालीन जैसे कि व्यक्ति का घटना या तथ्य के बारे में जो विवरण है वो इतिहास की जानकारी के अहम स्रोत हैं। लेकिन युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का घटना और तथ्य के बारे में जो दिया गया विवरण है उसे हम आंख मूंद करके उसके विवरण पर विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि वो इतिहास की जानकारी के एक प्रामाणिक स्रोत है, लेकिन हम सत्यता पूरी तरह से वो उसके द्वारा दिया गया विवरण सत्य है, इस बात से हम बचने का प्रयास करेंगे और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और अन्य साधन और उपक्रमों के माध्यम से उनमें तारतम्यता स्थापित करके या एक समावेशी इतिहास लेखन की प्रक्रिया के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का किसी घटना या तथ्य के बारे में या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में या किसी ऐतिहासिक कथानक के बारे में जो भी बातें कही गई है, क्या पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत या परिवर्ती काल के साहित्यिक स्रोत जो कि उस युग में नहीं लिखे गए हैं, बाद के युग में लिखे गए हैं, क्या उनमें कहीं कोई सामंजस्य या समानता स्थापित दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का आशय आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति किसी भी घटना या तथ्य के बारे में विवरण देता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो या इतिहास में कोई भी घटना हो या सत्ता और सत्ताधीश हो, लेकिन बात हम यहाँ सिर्फ युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति की जिसने किसी व्यक्ति के बारे में सत्ता या सत्ताधीश के बारे में जो कुछ भी विवरण लिखा, जो कुछ भी साहित्यिक अवधान किया, वो बिना किसी स्वार्थ के संचालित नहीं होता। उसके पीछे एक खास मंतव्य दृष्टिकोण होता है और उसी उद्देश्य से परिचालित होकर के उस लेखन कार्य किया जाता है या उसके बारे में जानकारी संप्रेषित की जाती है। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम युगीन व्यक्ति और समकालीन व्यक्ति को अगर हम एक वर्गीकरण के हिसाब से और अगर हम उसको एक चीज़ों को बांट कर देखने का प्रयास करें तो युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति के वर्गीकरण की प्रकृति को हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम दो भागों में रख कर के देख सकते हैं। उसका एक वर्गीकरण ये किया जा सकता है कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति सत्ता और सत्ताधीश का बिल्कुल सापेक्ष है, उससे निकटता से जुड़ा हुआ है, या जिसे हम दरबारी लेखन भी कह सकते हैं। और सत्ता और सत्ताधीश का समर्थक या निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर के भी हो सकता है कि उसने अपना लेखन कार्य किया हो या साहित्यिक अवधान दिया हो या किसी घटना तथ्य के बारे में विवरण दिया हो। दूसरा, युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का विवरण अगर हम करना चाहें तो दरबार से इतर, यानी जिनका दरबार से या राजा के आश्रय से या सत्ता के समर्थन से कोई वास्ता नहीं था और उन्होंने एक अलग दृष्टि से, अलग मंतव्य से परिचालित होकर के अपनी लेखनी की, या किसी घटना या तथ्य के बारे में या कि तात्कालिक शासन व्यवस्था के बारे में, तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा के बारे में जैसा चीज़ों को उसने महसूस किया, जितनी उसकी समझ थी उसके आधार पर उसने विवरण दिया बगैर किसी सत्ता से प्रभावित हुए। तो हम युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति के वर्गीकरण में जो इसका दूसरा भाग है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें दरबार से इतर, सत्ता या सत्ताधीश का विरोधी व्यक्ति भी आ सकता है। जैसे अकबर के दरबार के समय बदायूं उसकी हर बात का विरोध करता है। चूँकि बदायूं के बारे में हमने देखा कि बदायूं ने अकबर के समय की जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियाँ थीं उनका केवल इसी कारण से विरोध किया क्योंकि अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति को कहीं ना कहीं अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाए हुए था और उसकी शासन व्यवस्था को आधार बनाने के पीछे, यानी धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने के पीछे एक खास उद्देश्य और एक खास मंतव्य था। क्योंकि एक विशाल भारत पर, विविधता से भरे हुए भारत में जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू आबादी थी, तो हिंदुओं को दरकिनार करके मात्र कट्टर इस्लामी नियमों के आधार पर या इस्लामियत के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता था। लेकिन बदायूं यहीं पर इसी युग में अकबर के समय में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अकबर ने दरबार में संरक्षण नहीं दिया और इसी कारण से वो इस बात से आहत था कि अकबर एक मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं को राजकीय कार्य में उतना सम्मान, उतनी तरजीह, उतनी तवज्जो दे रहा है। तो बदायूं को ये बात रास नहीं आई और बदायूं अकबर का युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति होते हुए भी
उसने अकबर की हर नीति की आलोचना की। उसकी आलोचना का जो आधार था वो संकुचित था, उसने चीज़ों को समग्रता से देखने का प्रयास नहीं किया। उसका मात्र उद्देश्य ये था कि अगर अकबर इस्लामी नियमों के अनुसार राजकाज करता, अगर अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों में शरीयत या इस्लाम का पुट होता, तो वह अकबर की हर बात की प्रशंसा करता या अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण देखने को मिलता। लेकिन चूंकि अकबर के राजनीतिक उद्देश्य थे और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाना या धर्म समभाव की नीति पर चलना उसकी राज्य व्यवस्था की मांग थी और समय की आवश्यकता थी, उसी के अनुसार उसने कार्य किया और ये बात बदायूं को बिल्कुल भी रास नहीं आई। तो यहाँ पर जो बदायूं का जो वर्गीकरण है, बदायूं ने जो भी अकबर के बारे में जो साहित्यिक अवधान दिए, उसमें चीज़ों को विकृतीकरण करने का प्रयास किया है। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। या हम कहें कि निहित स्वार्थ से परिचालित होकर के भी समकालीन व्यक्ति है, ये युगीन व्यक्ति है, किसी घटना या तथ्य के बारे में जो चीज़ें वास्तव में जैसी है उनको वैसे नहीं दिखा करके अपने हिसाब से अपने रंग में ढालने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके उद्देश्यों की इन बातों से पूर्ति नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति भी का जो विवरण है वो एक प्रकार से साहित्यिक विवरण की कसौटी में ही आता है। लेकिन चूंकि साहित्यिक विवरण जो युगीन व्यक्ति, समकालीन व्यक्ति के विवरण से इस बात से थोड़ी भिन्नता रखता है, क्योंकि साहित्यिक विवरण के अंतर्गत हम उस समय विशेष की किसी समय विशेष के बारे में जो भी कुछ उसका व्याख्या होनी चाहिए थी या उसके बारे में जो तथ्य होने चाहिए थे या उसके बारे में जो भी जानकारी होनी चाहिए थी, वो ये आवश्यक नहीं कि उसी समय विशेष में लिखी गई साहित्यिक रचना हो। ये परिवर्ती काल में भी उसमें साहित्यिक रचना की जा सकती है। तो साहित्यिक विवरण में जैसे हम कहें कि मौर्यकालीन कोई घटना है या गुप्त काल में पुराणों का संकलन हुआ या वैदिक ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया, बहुत सारी रामायण महाभारत का अंतिम रूप से संकलन हुआ, जबकि रामायण महाभारत इसे पूर्ववर्ती घटना है, लेकिन साहित्यिक रूप से उसका जो विवरण दिया गया वो गुप्त काल में किया गया। इसी प्रकार पुराणों का जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल से पहले की घटनाओं के बारे में उसमें विस्तार से विवरण दिया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी समय विशेष के बारे में साहित्यिक जो विवरण है ये आवश्यक नहीं कि वो उसी काल में लिखे गए। हो सकता है कि उस घटना का उससे कम से कम 500,000 साल या 2000 साल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिचालित होकर उस घटना या तथ्य के बारे में विवरण दिया हो। लेकिन चूंकि उसमें एक लंबे समय के बाद में अगर किसी घटना या तथ्य के बारे में लिखा जाता है तो उसमें काफ़ी कुछ मिलावट की या घालमेल करने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति चूँकि उसी समय में अपने साहित्यिक प्रमाण लिखता है, किसी घटना और तथ्य के बारे में अपने विवरण लिख करके छोड़ करके जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक सत्यता की प्रमाणिकता होती है और जो व्यक्ति है